हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार। हम लोगों ने पिछले पार्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया था और अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर में वो है न्यूमेरिकल ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में भी आते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों को ये न्यूमेरिकल्स करने में इंटरेस्ट भी बहुत आता है, क्योंकि पहली बार वो करंट, रेजिस्टेंस, इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो और कैलकुलेशन भी इसके काफ़ी सिंपल होते हैं, तो हमें उसको सॉल्व करना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो उसमें हमें कैसे कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड कराना चाहिए, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अपने नोट्स निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। देखिए, तो न्यूमेरिकल्स ऑन ओम्स लॉ, मैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से इसको शुरू करता हूँ। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए, आप लोगों की फरमाइश में एक सुंदर सा क्वेश्चन। यस, बहुत ही आसान। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक बैटरी ले लेते हैं 18 वोल्ट का। ओके जी, यहाँ क्या लगा लेते हैं जी, एक एमीटर लगा दिया हमने, जो करंट को आपको माप के देगा। और क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द करंट इन द सर्किट। फाइंड द करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में कितना करंट है। बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, पहले में उसको लिख लेते हैं, बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप नोट करेंगे। ये स्टेप्स इस क्वेश्चन में तो खैर डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बट ये रूल्स आप ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, वो ये है कि कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। उस पूरे सर्किट का आपको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, और वो आपने पिछले लेक्चर में बखूबी सीखा है, उसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। ठीक है जी, तो पहले आप क्या निकालना है, आपको आर इक्विवेलेंट, पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2 जब आप चलेंगे तो आपको स्टेप 2 में ये करना पड़ेगा कि फाइंड द करंट इन द सर्किट। फाइंड द करंट इन द सर्किट। आपको सर्किट में करंट निकालना पड़ेगा। कौन से फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, तो आई इक्वल टू क्या होता है बताइए, V अपॉन आर इक्विवेलेंट से। ये स्टेप वाइज मैकेनिज्म किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये गारंटी दे रहा हूँ। आपको ये नोट करना है अपने नोटबुक में। ठीक है, तो आपको I इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले से करंट निकालना है पूरे सर्किट का। ठीक है, आते हैं नंबर 3 पर। थर्ड स्टेप में क्या करना है, यूज ओम्स लॉ। यूज ओम्स लॉ टू फाइंड करंट एंड वोल्टेज थ्रू ईच रेसिस्टर। हर एक रेसिस्टर के अबाउट करंट और वोल्टेज निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। यही 3 स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है। तो इन तीनों स्टेप को आप अलग से नोट कर लीजिए या इस क्वेश्चन के जस्ट बाद नोट कर लीजिए। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्यूशन। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, इतना खराब मैं ही गा सकता हूँ, है ना, इसलिए मैं इधर पीछे घूम के गा रहा हूँ। चलिए सॉल्यूशन। अब बताइए क्या करना है। आपको इस पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 3 ओम मुंह दे के हंसेगा आपको, अरे भैया हम पहले से इक्विवेलेंट ही हैं, तो मेरा क्या इक्विवेलेंट निकालोगे। तो आप बताइए इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। बहुत बढ़िया। फिर क्या कह रहा है इसमें, वोल्टेज कितना है जी, वोल्टेज तो आपका जो V है वो कितना आ रहा है, 18 वोल्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो आपको डायरेक्ट करंट निकालना है, तो इस सर्किट का करंट क्या होगा बताइए। I का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R। तो वोल्टेज कितना है सर्किट का, 18, और R कितना है, 3 ओम। तो बताइए क्या हो गया, 6 एम्पियर इसमें करंट दौड़ रहा है। बहुत बढ़िया। तो 6 एम्पियर करंट आपको इस सर्किट में दौड़ता हुआ मिला। तो इस 3 ओम से कितना करंट एंटर करेगा,
6 एम्पियर करंट एंटर करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। लेकिन कभी कभी वो आपसे क्या पूछता है कि मुझे बताओ वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम क्या होगा। देखो जो मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, उसका रिप्रेजेंटेशन समझिए। समझते हैं नहीं समझते हैं? तो आपको यहां पे क्या पढ़ना है, इसको वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, इसको पढ़ना समझिए। ठीक है, तो 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर। 3 ओम रोता हुआ बोलेगा अरे भैया तुमको मेरे अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो मेरे से जो करंट जा रहा है उसको लिख लो और फिर मेरे रेजिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तुमको मिल जाएगा वोल्टेज। तुम क्यों इतना परेशान होता है? ठीक है, तो आपने देखा कि करंट जो वहां से जा रहा था वो 6 एम्पियर जा रहा था और उसका रेजिस्टेंस था 3 ओम। अरे भैया तो ये 18 वोल्ट का ड्रॉप आया। ओ सुनो 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 सुनो, यहां से एक बात बताओ, ये जो 18 वोल्ट का बैटरी है ना, इस 18 वोल्ट का क्या मतलब होता है? तो इस 18 वोल्ट का मतलब होता है कि उसका जो ये वाला एंड है वो 18 पे है। कितने पे है? 18 पे। और जो इसका दूसरा वाला एंड है वो कितने पे है? 0 पे। तो ये वाला एंड 18 पे है, ये 0 पे है, तभी तो दोनों का डिफरेंस 18 वोल्ट आता है। तो किसी भी बैटरी में अगर कहीं लिखा हो कि ये बैटरी 18 वोल्ट का है, मतलब क्या कि उसके दोनों टर्मिनल्स के अबाउट डिफरेंस 18 का है। यानी कि अगर ये बड़ा वाला जो हाई पोटेंशियल पे है वो अगर 18 है तो छोटका कितने पे होगा? छोटका 0 पे होगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब देखिए, तो 18 लेके निकला, एगो मिला, उस पर पूरा खर्चा कर दिया, इस पे 18 वोल्ट का सीधे ड्रॉप दे दिया उसको, 18 वोल्ट यहीं खर्चा कर दिया, लौट के आया अरे भैया 0 हो गए, 0 हो गए हम तो यहाँ से 18 लेके गया और यहाँ पूरा खर्चा कर दिया। मतलब एक ही दुकान मिला, सब पैसा वहीं पे जाके खर्च कर दिया और 0 रुपया लेके आ गया, बैटरी गिरे, फिर से 2 ओम को, फिर 18 लेके गया, फिर खर्चा करके आ गया। तो ये जो 3 ओम का है यहाँ पे जाके वो खर्चा करता है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन ये खर्चा करने वाला कंसेप्ट सीख जाओगे ना, क्वेश्चन तुम्हारे पैर पे आके 10 बार प्रणाम करेगा। बताते हैं तुमको, समझे कि नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया 18 वोल्ट। आगे तो आपने 3 ओम के अबाउट वोल्टेज भी निकाल लिया, 3 ओम के और करंट भी निकाल लिया। अब क्या है, बच्चे की जान लोगे? अब अगले क्वेश्चन में बढ़ो यार। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, रास्ते में है उसका घर, कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो, खिड़की पे आई नजर, घर से निकलते ही। क्वेश्चन तैयार है। क्वेश्चन ये कहता है, फिर से वही मुझे एम्पियर जो यहाँ लगा हुआ है, एम्पियर मीटर या एमीटर बोलते हैं, रीडिंग क्या होगा इसका? फिर बोलेगा कि 2 ओम के अबाउट करंट निकालो, 2 ओम के अबाउट वोल्टेज निकालो। इतना पूछेगा आपसे कि आपको परेशान कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का डिमांड सुन लो, क्या चाहता है ये, है ना? ये को पंजाबी में नहीं कहता कि मैनू लहंगा ले दे महंगा, और क्या बोलता है, उस डिमांडिंग है पूरा रहता है। मतलब डिमांड, खाली डिमांडे करेगा कि हमको ये दे दो वो दे दो। अरे भाई दे दो उसको, है ना? अगर इतना ही, मतलब तुम गाना क्या लिखता है, जब तुम कोई चीज़ मांगता है तुमसे तो तुमको दे दो उसको ना, उसमें गाना लिखता है, उस पर जो मांगता है दे दो उसको, खत्म करो मैटर वहीं पे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, गाना अच्छा है यार, बहुत अच्छा गाना है, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है गाना। तो ऐसे को भड़क में जाना सब लोग कि भाई इतना अच्छा गाना का सर इंसल्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात। देखो आपसे पहली चीज़ क्या पूछ रहा है, करंट थ्रू 2 ओम क्या होगा? ओके, पूछो पूछो, और क्या चाहिए? पूछ रहा है करंट थ्रू 3 ओम क्या होगा? सुनते रहो ध्यान से, उसका बात वो बोल रहा है ना, सुनते जाओ। फिर कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम। हाँ बोलो कि मास्टर साहब पढ़ा देगा हमको, इसको बोलने दो बढ़िया। बोलेगा वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम। बोलेगा और कुछ पूछोगे? तो शांत हो गया, कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे। एक और चीज़ पूछ रहा है, सर्किट में करंट क्या जाएगा? करंट इन सर्किट। इतना 5 को चीज़ पूछ लिया आपसे। करंट इन सर्किटो चलो पूछ लिया आपसे, करंट इन सर्किटो आपसे पूछ लिया, बहुत बढ़िया। तो ये 5 चीज़ जो पूछ लिया, इन सब का एक ही उपाय है, वो नहीं आता ओले 7 इफेक्ट, है ना? 7 साइंस ऑफ एजिंग एक बार में खत्म करता है, बहुत बढ़िया। तो वही है ये, एक बार में 5 क्वेश्चन निपटा देंगे, वो स्टेप रखा हुआ है। शुरू करो इसको। और जो लोग मेरे पिछले बात में सेंस ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिलने वाला। सेंस यहाँ भरा पड़ा है, बीच बीच के बाद में कोई सेंस नहीं होता। ठीक है ना? चलिए नोट करते रहिए, सीखते रहिए। बहुत बढ़िया हो गया जी। हम पढ़ाते थोड़ी ना, पढ़ाते हैं 50 मिनट, गप देते हैं उसमें 40 मिनट। ठीक है, अब देखिए
सबसे पहला काम कि कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, इस पूरे सर्किट का क्या निकाल लो, आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, इसको कुछ मानना पड़ेगा, अरे घर से थोड़ा लेके आएंगे, इसको मान लो। क्या मान लो इसको, लेट 2 ओम को क्या मान लो, R1, और 3 ओम को क्या मान लो, R2। मानने में थोड़ी ना कोई मना है, मान लो ना, क्या दिक्कत है। अब सुनो, पहले क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, सबको पता है ना, R1 प्लस R2 क्या होता है, R1 प्लस R2 कितना हो गया, अरे ये 3 2 कितना हो गया, 5 ओम हो गया। 5 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। ठीक है, तो अपना पहला स्टेप तो पूरा हो गया। अगला स्टेप क्या है, करंट इन द सर्किट, इस पूरे मतलब समूचे सर्किट में, समूचा मतलब होता है पूरा, है ना, तो बिहार में बोलते हैं। तो ये पूरा सर्किट जो है, इसमें करंट क्या होगा, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। बहुत बढ़िया, अच्छा, तो V कितना हो गया, तो V है इसका कितना, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है, सस्ता वोल्ट। और R कितना है इसका, 5 ओम। तो कितना हो गया बताओ, 2 एम्पियर करंट इसमें से दौड़ रहा है। कितना दौड़ रहा है, 2 एम्पियर करंट जा रहा है इसमें, है ना। तो 2 एम्पियर करंट जा रहा है इसमें। बहुत बढ़िया, तो हमने एक काम तो कर लिया, करंट इन द सर्किट तो पहले ही निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो ध्यान से, यहाँ से जो 2 एम्पियर करंट निकला, ये जो 2 एम्पियर करंट यहाँ से एंटर हुआ, तो वही 2 एम्पियर इधरों से ना जाएगा, तुमको पता नहीं है बात। तो अरे रास्ता एक के है ना, एक के रास्ते में तो करंट तो सेम ही होगा, तुमको पता नहीं है, तो सीधी बात है। तो एक के रास्ते में सेम करंट चला गया, बढ़िया, दौड़ क्या रहा है। तो देखो और क्या क्या सिखा दिया तुमको। तो करंट थ्रू, सुनो, करंट थ्रू 2 ओम कितना हुआ, 2 ओम से कितना करंट गया, 2 एम्पियर। फिर करंट थ्रू 3 ओम कितना गया, 2 एम्पियर। ये बात लिख के आना एग्जाम में, और ऊपर कारण क्या दोगे कि सीरीज में करंट सेम होता है। क्या दोगे, सीरीज में करंट सेम होता है। तो करंट निकाल लिया। अब चलो वोल्टेज के पास। कहाँ चलो, वोल्टेज के पास। सुनो ध्यान से, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, जब 2 ओम का वोल्टेज पूछोगे तो पता है क्या बोलेगा, अरे भैया हमारे से जो करंट जा रहा है उसको पकड़ लो और हमारे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तो बताइए इस 2 ओम से करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर, और इस 2 ओम का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। तो कितना ड्रॉप आ गया इसमें, 4 वोल्ट का आ गया। मतलब ये देखो, बताए थे वहाँ से फिर से कंपेयर करो। 10 वोल्ट का मतलब क्या होता है, ये 10 और ये 0। 10 रुपया लेके चला था, 10 रुपये के कुरकुरे, सुना ना वो जोक नहीं, 10 रुपये कुरकुरे। तो 10 रुपया यहाँ से लेके निकला, 4 रुपया यहीं खर्चा कर दिया। अब 4 रुपया खर्चा कर दिया, अब यहाँ चला। अब बताओ कि यहाँ का जब आप वोल्टेज निकालोगे, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, तो क्या हो जाएगा, 3 ओम बोलेगा अरे हमारे से जो करंट जा रहा है उसको लिख दो और हमारे वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया। बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, हिसाब किताब करना आता है तुमको, हैं? देखो हिसाब किताब कैसे करते हैं। यहाँ से 10 रुपया लेके निकला, 4 रुपया यहाँ खर्चा कर दिया, 6 रुपया यहाँ खर्चा कर दिया, 0 लेके आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है रे। अगर यहाँ पे तुमको नहीं भी पता था ना वोल्टेज क्या है, तो तुम ऐसे ही निकाल लेता कि 10 लेके गया और यहाँ पे कितना खर्चा कर दिया, 4 रुपया। तो 10 में से 4 को घटा के भी 6 निकाल सकते हो, नहीं तो तुम मल्टीप्लाई करके 6 निकाल सकते हो। क्वेश्चन में घुस जाओ। क्वेश्चन में कहते ना कि एक मेज है, उसमें जाके पूरा क्वेश्चन को समझो कि क्या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा ना याद कर रटना होता है, उसको सीखना होता है ऐसे टुकड़ों में कि 4 रुपया यहाँ खर्चा, 6 रुपया यहाँ खर्चा, पूरा खर्चा हो गया। तो सब डेटा आपको मिल गया क्वेश्चन में। देखो ना, सब में नहीं मिल गया। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छा देखते हैं जी, है ना। धीरे धीरे ऐसे बढ़ाएंगे, लेवल धीरे बढ़ाएंगे, थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ देंगे, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया हमने, ये जो है वो 2 ओम का रजिस्टर है। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। 2 ओम का रजिस्टर और एक और रजिस्टर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, कितने ओम का, इसको रख दो 4 ओम का, रख दो 4 ओम का, ठीक है। 2 ओम का और 4 ओम का, और यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा दो। कितने का रजिस्टर लगा दो, आसान कोई पकड़ लो ना, कोई भी 1 ही ओम का लगा दो, खत्म करो मैटर, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्या किया आपने, एक बैटरी जोड़ दिया। अब बैटरी कितने का है, तो बैटरी मान लो कितने का, मान लो 10 वोल्ट का मान लो। सवाल वही है, हर रेसिस्टर के अबाउट करंट और वोल्टेज निकालना है। अब तो आपको आदत लग गया होगा, वैसे लिख लो क्वेश्चन, कई लोगों को नहीं भी आदत लगा होगा, है ना जी। तो पहले में क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम क्वेश्चन मार्क, करंट अक्रॉस 2 ओम क्वेश्चन मार्क, वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम
क्वेश्चन, अरे क्या लिख दिया हमने, तुम सब गलती करवा रहा है हमसे। 4 वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम क्वेश्चन मार्क, करंट अक्रॉस 2 ओम क्वेश्चन मार्क। इतना गलती कहीं आदमी करता है बताओ तुम लोग, आदमी करता है इतना गलती? वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम और करंट अक्रॉस 2 ओम ही निकालना है, 4 ओम, ठीक है। तो मतलब कि 2 ओम और 4 ओम के अबाउट जो है हमको करंट वोल्टेज निकालना है। अब यहाँ भी पहुँचा, ये भी तो अकेला बैठा हुआ है, तो वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम भी आपको निकालना है और आपको वोल्टेज अक्रॉस आपको करंट अक्रॉस 1 ओम भी आपको निकालना है। तो इतनी बातें आपको यहाँ कैलकुलेट करनी है। 6 बात ये हो गया, और एक तो जानते ही हो फ्री का, वो तो सब में पता है आपको कि पूरे सर्किट में क्या करंट है। देखो क्वेश्चन धीरे धीरे टफ कर रहा हूँ, दोबारा वीडियो देख लो एक बार शुरू से, अगर दिक्कत आ रहा है तो, लेकिन सीख के बताओ पूरा। एग्जाम से एक दिन पहले देखना हो ना, ये वीडियो चला देना तुमको, मतलब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, टेंशन मत। थैंक यू को बोल देना बाद में, है कि नहीं, वो तो हम सुन ही लेते हैं आपसे। अब क्या निकालना है? पूरे सर्किट का करंट, करंट इन द होल सर्किट, करंट इन द होल सर्किट। बहुत बढ़िया। ये आगे सर्किट कौन लिखेगा रे भैया? क्वेश्चन है हमको बोलेगा सर्किट, तुम लिखा ही नहीं है, बोल दिया सर्किट, धोखा दे रहा हमको। चलिए आते हैं किस पे? सॉल्यूशन पे। स्टेप वही फॉलो करना है। सबसे पहले पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ध्यान से टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दो, जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में जाके आपको। करने को हम तुरंत ही इसको सॉल्व कर देंगे, लिख देंगे आंसर, लेकिन सीक्वेंस जो बता रहे हैं उसी में आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट R1 को मान लो 2 ओम, ये इसको मान लो R1, ठीक है, और R2 को क्या मान लो? 4 ओम मान लो, और R3 को क्या मान लो? 1 ओम मान लो। ये नोटेशन बड़ा जरूरी होता है ऊपर लिखने से पहले, ठीक है। चलिए तो हम पहले क्या निकालते हैं, एक और चीज़, पहले इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे उसका भी तो कोई नामकरण करना पड़ेगा ना, इसीलिए सब नाम लिखे हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं? लेट R डैश बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R डैश बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2। R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हम मान लेते हैं? R डैश मान लेते हैं। नोटेशन बहुत जरूरी है। तो बताइए 1 अपॉन R डैश क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये तो आप जानते ही हैं। अब इससे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बताइए 1 अपॉन R1 कितना है? 2, R2 कितना है? 4। इसका एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 1, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4। बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, तो 3/4 अगर इसका रेजिस्टेंस आ गया, इसको उल्टा भी तो करना पड़ेगा। तो बताइए R डैश क्या हो जाएगा? R डैश हो जाएगा 4/3, ठीक है। जब आपका इन दोनों का 4/3 आ गया तो इसको एक सिंपल सीरीज सर्किट बना लो पहले इस दोनों का, फिर आगे बात करते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टर हो गया, दोनों के बदले 1, दोनों के बदले 1, और ये रेजिस्टेंस क्या था? 1 ओम, और यहाँ बैटरी तो वही लगा हुआ है 10 वोल्ट वाला, ठीक है, 10 वोल्ट या बैटरी लगा, 10 वोल्ट का ये हो गया। इन दोनों का जो आपने इक्विवेलेंट निकाला, कितना निकाला? 4/3 ऊपर लिखा है, तो क्या लिख लो इसको 4/3 लिख लो। और ये कितने का है? 1 ओम का, इसको 1 ओम का लिख लो, लिखना पड़ता है पहले इसको, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं लेट R इक्विवेलेंट जो है बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है ना पूरा वाला, उसको हम क्या मान लेंगे? R इक्विवेलेंट मान लेंगे। नोटेशन आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलता है। बच्चा लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देता है। अरे भाई जब हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो तुम क्या मतलब हमसे बड़े आदमी हो गए? मतलब बड़े आदमी मतलब क्या कि तुमको नंबर चाहिए ना। अब जब टीचर फुल सॉल्यूशन दे रहा है तो बच्चा शॉर्टकट क्यों करता है? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको एक आता हुआ क्वेश्चन आपके लिए, और ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आपको 2 नंबर दिलवाता है। क्यों दिलवाता है? क्योंकि आप डायरेक्ट 1/2, बच्चा शुरू कहाँ से करता है? 1/2 1/4 से। अरे ऐसा ना होता है, टीचर जो चेक कर रहा है वो आपसे बड़ा है, नंबर उसको देना है आपको, तो उसके हिसाब से लिखिए ना आंसर। यही क्वेश्चन अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो मत लिखिए, कोई नहीं चेक करता है, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर जब देते हैं तो आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा। इसीलिए हम इतना टाइम देके आपको बता रहे हैं 1 बाय 1। एक क्वेश्चन करा देंगे अच्छे से हमेशा के लिए, आप कभी भी देख सकते हो उसको आगे, ठीक है। चलिए हो गया इक्विवेलेंट।
ओके, तो बताइए क्या होगा आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट, चूंकि अब दोनों ये सीरीज में आ चुका है, इसका नाम क्या था, आर डैश। ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या था, आर डैश, और इसका नाम क्या था, आर थ्री। हाँ, तो बताओ क्या होगा, आर डैश क्या होगा, 4/3 + 1। अभी आप मेरे एग्जामिनर हैं, हम अपना जो है स्टूडेंट हैं, आप हमको पूरा नंबर देंगे इसमें। हाँ, कोई बोलेगा सर हम तो आपको हाफ ऑफ नंबर देते हैं ना, ये सब दिमाग मत लगाओगे, नहीं आप दिमाग लगा रहे हैं लोग। इसका एलसीएम ले लो जल्दी से, एलसीएम ले पाओगे। अरे कोई इसको ऐसा तो नहीं कोई ऐसा करने वाला है 4 1 5/3, हाँ वो सब मत करना। एलसीएम क्या आ गया 3, तो 4 + 3 कितना आ गया 7/3। तो 7/3 इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का। बहुत बढ़िया, तो आपका पहला स्टेप पूरा हो गया। अगर आपका पहला स्टेप पूरा हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, सर्किट में निकालेंगे करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R इक्विवेलेंट, यानी क्या, वोल्टेज डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। क्यों लिखे हैं डिवाइड, ताकि गलती ना हो, फ्रैक्शन डबल है ना, इसीलिए। वोल्टेज कितना है बताइए इसका 10, डिवाइड बाई ये कितना है 7/3, उल्टा कर दो क्या हो जाएगा 10 × 3/7, बोले तो 30/7 एम्पियर। 30/7 एम्पियर करंट यहाँ से चला। कितना चला, 30/7 एम्पियर करंट जो है इस पूरे सर्किट में है। लिख लिए उसको, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। ठीक है जी, अब थोड़ा कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब हम ओम्स लॉ के हिसाब से इन तीनों के अबाउट करंट वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नियम क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो आप हमेशा सिंपल सीरीज सर्किट से कंपेयर करते हो। ये कहीं पर लिख लो, क्या लिख लेंगे कि कंपेयर फ्रॉम सिंपल सीरीज सर्किट। जो सिंपल सीरीज सर्किट मिला है ना आपको, इससे हमेशा आपको कंपेयर करना होता है किसी भी चीज़ को। और ये है हमारा सिंपल सीरीज सर्किट। इसका मुंह मत देखना, इसका मुंह देखो, ये सबसे मेन है। ठीक है, चलो कंपेयर फ्रॉम सिंपल सीरीज सर्किट, ये सिंपल सीरीज सर्किट है। आप बताइए इस अभी वोल्टेज अक्रॉस 4/3 ओम कितना होगा। आप चाहें तो वोल्टेज अक्रॉस आर डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, वोल्टेज अक्रॉस 4/3 ओम कितना होगा। बताइए वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहां से कितना करंट गया, अभी आपने निकाला है ना 30/7, अब उसको यहां लिखने का हक है हमको। तो 30/7 एम्पियर करंट यहां से चला। तो वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहां से इससे करंट कितना गया 30/7, 30/7। इसका रेजिस्टेंस कितना है 4/3, कितना आ गया रे ये आ गया 40/7। 40/7 एम्पियर करंट जो है इसमें, सॉरी 40/7 वोल्टेज, गलत हो गया वोल्टेज। तो 40/7 वोल्ट का ड्रॉप यहां पे आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, पैरेलल में ये जो आपको 4/3 दिख रहा है, इसका असली रूप तो ये दोनों है ना, इसका असली रूप तो असली में तो ये दोनों था। अगर इस 4/3 के अबाउट वोल्टेज ड्रॉप 40/7 का आया है, तो इस दो के अबाउट 40/7, इस दो के अबाउट 40/7। पता है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, और ये इसी का रूप है। तो जब इसका वोल्टेज है 40/7, यहाँ जब 40/7 खर्चा किया, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या होगा, पैरेलल में वोल्टेज दोनों का सेम होता है। तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग, सिंस voltage in parallel is same, since voltage in parallel is same, चूंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसीलिए अब देखिए इसका असली रूप वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जो 4/3 के अक्रॉस होगा, यानी कि 40/7। यही नहीं, रुको अभी, और वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम, ये भी क्या होगा, वही 40/7, क्योंकि दोनों किसमें है, पैरेलल में है। हम सरदारे को पकड़ लिए, जब सरदारे को पकड़ लिए तो ये दोनों तो उसका अंदर का है ना, तो उसका भी तो वही होगा, निकाल लिया हमने। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हमको 1 ओम के अबाउट वोल्टेज निकालना है। किसके अबाउट निकालना है वोल्टेज, 1 ओम के अबाउट, तो उसको भी देख लेते हैं। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, आगे हमको नहीं आएगी,
तो हम नहीं गाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस 1 ओम का हमको ड्रॉप निकालना है। तो लिखेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम। तो 1 ओम से पूछा, अरे भैया तोरा करंट कितना? बोला भैया एक ही लाइन में तो दोनों रहे हम। जब एक ही लाइन में हम दोनों रहें तो जो करंट हमसे गया वही करंट तुमसे भी जाएगा, सीधी बात ये। तो जो 30/7 एम्पियर इसमें से गया वही ना 1 ओम से जाएगा। तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो 1 ओम से भी 30/7 एम्पियर करंट ही गया। यानी कि अगर वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम का निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, V = I × R। ये सब मत लिखो, करंट बताओ, करंट कितना उसका 30/7 करंट वहां से गया, उसका रेजिस्टेंस 1 है। अरे इतना आसान हो गया, ये तो 30/7 वोल्ट का ड्रॉप वहां पे आ गया। अच्छा, मतलब क्या, यहाँ से 10 लेके चला, यहाँ खर्चा किया 40/7, यहाँ खर्चा किया 30/7, 40/7 और 30/7 को जोड़ के देखिए क्या वो 10 आता है? बिल्कुल आता है, मतलब हम सही हैं, पार्टी। ओके ठीक है जी। अब एक बात बताओ, आपको तीनों रेसिस्टर के अबाउट वोल्टेज ड्रॉप तो निकाल के दे दिए ना हम, तो आपको हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम दे ही दिए, 4 ओम दे ही दिए, 1 ओम दे ही दिए। अभी देखो करेंट इन द होल सर्किट दे ही दिए 40, कहाँ गया था रे वो करंट वह 30/7। अब बचा करंट इन तीनों के अबाउट। तो दम धरो, अभी बताते हैं, तुरंत हो जाएगा, उतना टेंशन मत लो। चलिए तो पहले इसको पूछते हैं कि रे 2 ओम एम्पियर, 2 ओम से करंट कितना? 2 ओम क्या बोलेगा? बोलेगा भैया जो भी हमारा वोल्टेज है ना उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे ना तो करंट मिल जाएगा। ओम्स लॉ यही तो है, I = V/R, I = V/R। तो जब 2 ओम से करंट निकालोगे तो जब वोल्टेज आ गया तो करंट को आने में टाइम लगेगा। तो आप बताइए करंट क्या होता है? V/R, V/R। ये कौन सा है, इसको हमने क्या माना था जीवन में? R1। नोटेशन कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो बताओ वोल्टेज कितना है इसका? वोल्टेज है इसका कितना? 2 ओम का वोल्टेज याद है तुम लोगों को? कहाँ गया? ये 40/7। अरे जब इसका सरदार था ना 4/3, उसका जो वोल्टेज था वही तो दोनों इसका चेला चपाटी का होगा। तो ये क्या है? 2 ओम। तो बताइए वोल्टेज कितना हो जाएगा इसका? 40/7 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना उसका? 2। तो कितना हो गया ये? 40/7 × 1/2, यानी कि कितना हो गया? 20/7 एम्पियर करंट जो है इस 2 से चला गया। बहुत बढ़िया। अब बताओ करंट थ्रू 4 ओम, उसका भी तो मुंह देख लो एक बार। 4 ओम का करंट क्या होगा? V/R2। बताओ 4 ओम का वोल्टेज कितना? ये बोलेगा भैया हम दोनों साथ ही तो हैं। जब साथ हैं तो जो इसका वोल्टेज वही इसका वोल्टेज। तो 4 ओम का वोल्टेज भी 40/7 था। तो वोल्टेज क्या लिखोगे? 40/7 डिवाइड बाई 4, रेजिस्टेंस 4 है ना उसका। तो क्या हो जाएगा? 40/7 × 1/4 कितना आ गया बताओ? 10/7। अच्छा, अरे देखो कितना मजा आया। यहाँ से 30/7 जो करंट गया ना, यहाँ से 30/7 जो करंट गया ना, वो ऊपर कितना चला गया? 20/7, और नीचे 10/7, दोनों को जोड़ोगे 30/7 हो जाएगा। अब देखो 20/7 ज़्यादा है 10/7 से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कम है ना। तो यहाँ जो है कितना करंट चला गया? यहाँ चला गया 20/7 एम्पियर, और यहाँ कितना चला गया? 10/7 एम्पियर चला गया। ऐसे निकल गया पूरा। अब ये दोनों मिल के यहाँ कितना जाएगा? अरे रास्ता एक ही है ना। इस पूरे रास्ते में अगर 30/7 एम्पियर करंट जा रहा है तो 1 से तो 30/7 ही जाएगा ना। अब क्या लिखेंगे? करंट थ्रू 1 ओम। बताओ क्या हो जाएगा? 1 ओम के अबाउट करंट कितना होगा? बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है जी। तो 1 ओम के अबाउट जो करंट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी? जो पूरे सर्किट में है, यानी कितना? 30/7 एम्पियर। सब डेटा आपके सामने है। तीनों रजिस्टर के अबाउट करंट आ गया, तीनों का वोल्टेज, सब कुछ एक क्वेश्चन में सीख लिए। लेंदी था लेकिन हमने सीखा पूरा इसको अच्छे से। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन मेरा मन कर रहा है कि हम आपको रेजिस्टेंस से करा दें, क्योंकि वो बोर्ड में आता भी है। ठीक है, और क्वेश्चन ये आता है कि रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो वो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी जिससे कि वो अपने थ्रू पास होने वाले करंट को रोके।
क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो वो तो हो ही जाता है। अब उसमें न्यूमेरिकल क्या आता है उसका थोड़ा हम बात कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ वायर ऑफ डायमीटर 1 mm, एक वायर है, इसका डायमीटर क्या है 1 mm है, बहुत बढ़िया। हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, उसका रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, जिस भी मटेरियल से बना होगा, मटेरियल ऑफ वायर इज, कुछ भी मान लो, जैसे कि मान लो कि 2 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। इसी क्वेश्चन को एक और लैंग्वेज में आपसे पूछ सकता था। वो लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वायर यूज टू मेक अ 10 ओम रेसिस्टेंस ऑफ द डायमीटर 1 mm if the resistivity of the material given is this much। कितना लंबा वायर लगेगा 10 ओम रेजिस्टेंस बनाने में, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे नहीं होता कि क्या बोलते हैं उसको, राम ईट्स अ मैंगो, और फिर क्या बोलता है मैंगो इज इटन बाय राम। अब ये क्लास में हम कुछ वर्ड बोल रहे थे, तो बच्चा हमको बोला सर ये वर्ड थोड़ा गलत है। तो ये प्रोनाउंसिएशन का इतना ज़्यादा इशू बना दिया है। एक तो पता नहीं अंग्रेज़ों ने अलग इंग्लिश बनाया, अमेरिकन ने अलग बनाया, और हम बेवकूफ़ हैं जो लोगों की बेइज्जती करते थे प्रोनाउंसिएशन को लेके। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है, हम बोले कि भाई अरे एक कपड़े का ब्रांड है लुइस व्यूटन, लुइस, तो कहता है लुइस नहीं होता, लुई होता है, लुई विटॉन। बोला अच्छा है तो तुम्हारे पास भी नहीं। क्या फ़ायदा है आपको ऐसे बोलने का, कोई ज़रूरी है क्या वही चीज़, आप कुछ भी बोलो उसको, आपकी मर्जी है, मैचिंग कर लो यार, कैसा क्या दिक्कत है ऐसा। बट लोग बड़ा बेइज्जती करते हैं उसको लेके। ठीक है, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी किसी को। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई सेंस बने तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लो कि एक वर्ड है हैरेस, तो अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हैरेस। अमेरिका वाले क्या बोलते हैं हरैश। एक हैरेस बोलता है, एक हरैश बोलता है। हम बेवकूफ़ हैं, उसको हंसते देखो रे वो हरैश बोल रहा है, वो हरैश बोल रहा है। अरे भाई कोई कुछ भी बोल रहा है, बोलने दो। जब जो बनाया जब उसको चिंता नहीं है, तुमको क्या इतना मतलब वो हो रहा है, फालतू की बात है। नॉलेज पे काम करो, ये तो बोलने में थोड़ा काम करना है। हिंदी बोल रहा है, चल रहा है बढ़िया, क्या दिक्कत है। चलो, हमको आज तक कोई फील नहीं हुआ कि उनको जरूरत है वर्ड का, सही बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन नोट करते हैं। तो जब आप गिवन नोट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा इसमें कि रेसिस्टिविटी क्या दे रखा है 2 × 10⁻⁻8, 2 × 10⁻⁻8, बहुत बढ़िया। अब बताइए रेजिस्टेंस क्या दे रखा है इसका 10 ओम दे रखा है, बहुत बढ़िया। डायमीटर ऑफ द वायर जो है वो कितना दे रखा है 1 mm। तो तुरंत क्या करेंगे, इसको हम लोग रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 0.5 mm, और तुरंत इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैंने बताया था आपको, mm से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं -3 से 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। अपॉन 1000 करोगे ना, यही तो आएगा, ये आ गया रेडियस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। बताइए, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज R इज ρl/a। ये तो फॉर्मूला होता है, इसको तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, R का ऐसे हो गया RA, और यहाँ क्या हो गया ρ × L हो गया। तो अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बताइए हमारा लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, RA/ρ हो गया, बहुत बढ़िया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो L क्या हो गया, रेजिस्टेंस है 10 का, एरिया कितना है πr², क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कुलर होता है ना क्रॉस सेक्शन। तो एरिया कैसे हो जाए निकालेंगे, पाई 3.14, R कितना है ये 0.5 × 10⁻³ का स्क्वायर, R हो गया, एरिया हो गया πr² अपॉन रो कितना है
2 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, ये हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। सच्चाई बताएं, आज तक कभी क्लास में सॉल्व नहीं किया इसको, पहली बार सॉल्व कर रहे हैं हम। हाँ चलो कर लेते हैं सॉल्व। बताओ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इसको 2 को काट दो 5 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया। यहाँ क्या आ गया, 3.14 आ गया। यहाँ 0.5 दो बार आ गया, 0.5 और 0.5 आ गया। और ये क्या हो गया, 10 की पावर -6 हो गया। और ये जो 10 का 8 ऊपर गया था, ये जाके क्या हो गया, 10 की पावर +8 हो गया। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है तो डाल दो, यहाँ पे 2 पॉइंट डाल दो, 15.7 हो गया। तो 15.7 ये हो गया, और ये कितना हो गया, इंटू ये हो गया, इसको लिख दो 5 इंटू 10 की पावर -2, ऐसा लिख दो, 5 इंटू 10 की पावर -1। और ये क्या हो गया, 5, छोड़ो इसको, ऐसे इतना नहीं झेलेंगे इसको हम। ये क्या, इसको करो 1/2 करो, इसको 1/2 करो, इसको 1/2 करो। ठीक है, और ये कितना हो गया, 10 की पावर कितना, 2 हो गया। ठीक है, तो 10 की पावर 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 15.7 इंटू 100 कितना हो गया, 1570। और ये क्या हो गया, इंटू 1/4, काट दो इसको, 2 से काटा तो क्या होगा, 735 नहीं 785 होगा। एक साथ हुआ ना, 8 से कर लो, अब 5 कर लो, अब 785/2 मीटर हो गया, तो हो गया आंसर, छोड़ दो। तो इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस का क्वेश्चन मिलता है जो आपको करना पड़ता है। बस यहाँ पे इसी का इशू होता है, ये अगर आपने संभाल लिया ना, क्वेश्चन में कुछ और खास नहीं होता। चलिए, तो जब हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया पहली बार, चलो मैंने सॉल्व भी कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है समझते हैं उसको। इसके बाद चैप्टर में जो अगला टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कौन सा इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत बढ़िया जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, देखिए क्या होता है ये। देखो, जब भी करंट कहीं चलता है ना, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो रास्ते में चलते चलते टकराएगा नहीं। मान लो अगर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन चल रहा है कंडक्टर में, तो वो तो एक दूसरे से टकराएगा लगातार। तो टकराने से क्या होता है, हीट बनता है, वो थोड़ा गर्म हो जाता है। देखो ना, हाथ को ऐसे देखो, टकराओ ऐसे, रगड़ो ऐसे, तो गर्म नहीं हो गया। तो कॉलिजन जनरेट्स हीट, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो लिखेंगे इसमें, व्हेन करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, जब भी करंट किसी कंडक्टर, इसको लिखना रहे, ऐसा नहीं बता रहे, ये उसका डेफिनेशन है। व्हेन करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, देन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ ईच अदर। इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ ईच अदर, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड विथ ईच अदर, एंड जनरेट हीट, वो हीट को जनरेट करते हैं जी। बहुत बढ़िया, दिस इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को करंट का हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। बहुत बढ़िया। ये हीटिंग इफेक्ट कई बार हमारे फायदेमंद होते हैं, कई बार हमको नुकसान देता है। जैसे मान लो कि हमने कहा पंखा को, घूमो हवा दो, हमको पैसा खर्च किया तुम्हारे ऊपर, तो जब ये पंखा घूमता है तो गर्म भी हो जाता है। तो हमने जो इसको एनर्जी दिया कि तुम घूम के हमको हवा दो, उसमें ये कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो हमारा लॉस है। जबकि जब कपड़े को प्रेस करते हैं उस टाइम पे हम चाहते हैं कि गर्म हो, हमारा पूरा टारगेट ही होता है गर्म करने का उसको, तो उस केस में हीटिंग इफेक्ट हमारे लिए बेनिफिट है। तो हीटिंग इफेक्ट इज एडवांटेज, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, बार बार इंग्लिश में परेशान करता है। ये फ़ायदा भी है नुकसान भी है ना। प्रोज एंड कॉन्स बोलते हैं उसको, थोड़ा सा फ्रेज व्रेज हम भी स्टाइल मार लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ये हो गया हीटिंग आउट ऑफ करंट। अब देखो, तो हीटिंग इफेक्ट कैसे कैसे होता है, इसको स्टडी किया। किसने स्टडी किया, इसको जूल नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी किया। तो इसका नाम क्या दिया उसने, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या नाम दिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल जो था ना, वो बैठ के
ऑब्जर्व कर रहा था कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे एक वायर है ना, इस वायर में क्या क्या बदलने से इसमें कितना हीट बनता है, इस पर जूल जो है कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहा था। तो जूल ने ये ऑब्जर्व किया कि पूरे सर्किट में या पूरे इस वायर में या डिवाइस में जो हीट बनता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्वायर ऑफ करंट के। मतलब जब जूल ने इसमें करंट को डबल किया तो हीट 4 गुना हो गया, जब जूल ने करंट को 10 गुना किया तो हीट 100 गुना हो गया, जब जूल ने करंट को 4 गुना किया तो हीट 16 गुना हो गया। इससे जूल को ये लगा कि भैया ये करंट बढ़ाने से हीट बढ़ता तो है लेकिन स्क्वायर में बढ़ता है। तो जूल ने क्या कहा कि हीट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, चलो उसका क्या हुआ। उसके बाद जूल ने क्या कहा कि हीट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जब जूल ने इस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ाया तो क्या देखा कि रेजिस्टेंस को डबल करने से हीट सीधे डबल हो जाता है, इस टाइम 4 गुना नहीं होता है। तो बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस से है। फिर उसने देखा कि अगर ज़्यादा देर तक ही इसमें करंट को दौड़ाते हैं तो उसका हीट बढ़ता है। तो टाइम को अगर 2 गुना समय तक अगर उसमें से हीट मतलब करंट को भेजा गया तो क्या हुआ कि उसमें हीट ज़्यादा बन गया। तो इस तरीके से उसने 3 नियम बनाए। आप इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जूल्स लॉ स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square of current, is directly proportional to resistance and is directly proportional to time for which the current is flowing। इसको लिख लेना नोट में अपने, एग्जाम में 3 नंबर का आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, इन तीनों को जब कंबाइन करो तो क्या मिलेगा, H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT। ठीक है जी, तो यहाँ से H क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट डाल दो K, कांस्टेंट क्या डाल दिया, K डाल दिया, फिर क्या आ गया ये I स्क्वायर RT आ गया। अब यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हेयर K की वैल्यू क्या होती है, 1। तो K के 1 होने की वजह से H का फॉर्मूला क्या हो गया, I स्क्वायर RT, यानी हीट क्या हो गया, I स्क्वायर RT। अब जो हीट होता है इसकी यूनिट क्या होती है, बड़ा सिंपल सा यूनिट है, चूंकि एनर्जी है तो यूनिट क्या होगी इसकी, जूल होगी। हीट क्या होगा, हीट की एनर्जी क्या होगी, जूल होगी। अब देखो ध्यान से, इसका कुछ और फॉर्मूला क्या बन सकता है। आप जानते हैं कि I इंटू आर वी होता है, तो इसको आप चाहो तो IR इंटू RT भी लिख सकते हो, सॉरी IR इंटू IT भी लिख सकते हो। देखो ना, I स्क्वायर RT हो गया ना, तो IR भी हो गया। तो हीट का एक और फॉर्मूला क्या बन गया, VIT। क्या बन गया, VIT। तो ये इसका हीट का फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। अब IT NE होता है, याद करो। तो हीट का फॉर्मूला क्या बन गया, एक VNE। अब IT NE कैसे होता है, याद है आप लोगों को, चलो बता देते हैं थोड़ा साइड में, फिर मिटा देंगे। Q इक्वल टू क्या होता है, सॉरी I इक्वल टू क्या होता है, बताओ। Q अपॉन T होता है ना, तो Q क्या हो जाता है पता होगा आपको, या Q को कर लो NE। तो I का फॉर्मूला क्या हो जाता है, NE अपॉन T, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो NE क्या हो गया, IT हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी IT के बदले NE डाल दिए, लिख लिया ना, मिटा देते। चलो, तो हीट का ये 3 फॉर्मूला हो जाता है। बात समझ में आई। अब जो ये हीट का 3 फॉर्मूला सीख लिया हमने, लेकिन इस हीटिंग इफेक्ट का फायदा तो होगा दुनिया में कुछ हो, तो उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या लिखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का हीटिंग इफेक्ट जो होता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है जी, तो इसका एप्लीकेशन में सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, और ये हमें फ़ायदा देता है। कैसे देता है फ़ायदा, समझिए इसको। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जो देखो बल्ब क्या होता है, समझिए। बल्ब में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है अंदर में, जैसे बल्ब ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो बल्ब में ऐसा ये तो गोला बना होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 ऐसे जो है फिलामेंट बना होता है, ये ऐसे रॉड हुआ, इस पे ऐसे फिलामेंट ऐसे बना होता है। अब ये जो फिलामेंट है ना, वो टंगस्टन का बना होता है। कैसा बना होता है, टंगस्टन का। तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन कितना होता है, बहुत हाई। कितना, 3380 डिग्री सेल्सियस। कितना, 3380, बहुत गर्म हो जाता है। तो इतने गर्म होने के बाद भी ये नहीं पिघलता। देखो तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो जब इतना कोई चीज़ गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, वो चमकने लगेगा। तो ये जो बहुत गर्म होता है, तो गर्म होके ही क्या करता है, वो इसके अंदर के गैस को भी आयनाइज कर देता है। आपने 9th में पढ़ा होगा प्लाज्मा कंडीशन, तो बल्ब में होता है ना वो। तो इसी हीटिंग इफेक्ट वजह से ग्लो करता है।
तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ना हो तो बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। तो हमारा जो बल्ब है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ही एक एप्लीकेशन होता है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछता है कि बल्ब के अंदर कौन सा फिलामेंट में किसका इस्तेमाल करते हैं, टंगस्टन का। उसके बारे में क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। नोट करेंगे पहले, टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड, टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड, टंगस्टन का फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 क्या लिखेंगे, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन फिलामेंट का जो है मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इट गेट हीटेड अप, सो इट गेट्स हीटेड अप, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। एंड स्टार्ट ग्लोइंग, और क्या करता है वो, चमकना शुरू होता है। एंड स्टार्ट्स ग्लोइंग। ठीक है जी, तो ये बल्ब का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर जो सबसे पहले जब बल्ब बनाया गया था तो यहाँ पे उसने क्या किया, ऑक्सीजन डाल दिया। तो गर्म होने से क्या हुआ, ये काफ़ी रिएक्टिव हो गया और ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो गया, तो पूरा अंदर काला काला जम गया था। होता नहीं है जब कभी कोई जल्द काला काला हो जाता है। तो बाद में क्या किया, इसमें ऐसा गैस भर दिया गया जो कहता है कि जो उसमें रिएक्शन ना हो, तो उसमें हीलियम गैस जो है बल्ब के अंदर भर देते हैं, या आर्गन गैस भर देते हैं। और जो नियॉन साइन बल्ब होते हैं उसमें नियॉन गैस भर देते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें किया गया। तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है टंगस्टन के बारे में सीख लिया हमने। अब जो दूसरा डिवाइस है जो इस पर बेस्ड होता है वो होता है ऑल हीटिंग डिवाइसेस। जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हैं ना, जितने भी, सब इसी में आ जाते हैं। तो जितने भी हीटिंग डिवाइस हैं उसको हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। तो वो हीटिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं उसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। आपका एक तो आ गया इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, गीज़र हो गया, गीज़र का भी तो इस्तेमाल नहीं करते होंगे, है ना। फिर क्या होता है, टोस्टर, ब्रेड गर्म करने वाला। ठीक है, और भी ETC कर लो, बहुत सारा है, तो कई है। तो जितने भी हीटिंग डिवाइस होते हैं इन सभी में क्या होता है, आर मेड अप ऑफ एलॉयज। ये लाइन नोट कर लो, बोर्ड वाले इतनी बार पूछ चुके ऐसे क्वेश्चन कि आप मतलब देखना कभी। आर मेड अप ऑफ एलॉयज, आर मेड अप ऑफ एलॉयज, ये एलॉयज से बनते हैं। बिकॉज the resistance of alloys, because the resistance of alloys is more than pure metal, is more than pure metal। एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, प्योर मेटल। रेजिस्टेंस जो होता है ना एलॉय का, वो प्योर मेटल से ज़्यादा होता है। बोलो सर रेजिस्टेंस को बढ़ाने का क्या पड़ा है आपको, सुनो मेरी बात। आपके घर में अगर आपको हीट ज़्यादा चाहिए तो आपके पास 3 रास्ते हैं, करंट से बात करो, रेजिस्टेंस से बात करो और टाइम से बात करो। करंट आपके घर में लिमिटेड आता है, उसको आप चाह के भी नहीं बढ़ा सकते, आप करंट नहीं बढ़ा सकते, वो घर में आपके लिमिटेड आता है। उसके बाद बचा क्या, टाइम, वो आपके पास है नहीं। आप बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि आपको जब कपड़े प्रेस करने हो तो आप उसको लगा के छोड़ दो रात में और सुबह गर्म होके आप उसको आयरन करो, नहीं, आपको टाइम बहुत कम चाहिए, तुरंत गर्म होना चाहिए। करंट लिमिटेड, बचा कौन, आरे तो बचा। तो इसीलिए एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर। हीटिंग डिवाइस जितने होते हैं ना सब में एलॉय, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है कि उसमें तुरंत ज़्यादा वो हीटिंग हो जाती है। तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। अब सुनिए तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या एग्जाम्पल है इसका, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस इन विच, जिसमें कि अ फ्यूज वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट इज यूज्ड, ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट इज यूज्ड, जिसमें कि एक बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट वाला हम एक फ्यूज वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूज कुछ ऐसा दिखता है, देखो ऐसा, 2 कनेक्शन उसके अंदर बने होते हैं फ्यूज में, और उसमें एक ऐसा जो है पतला सा फ्यूज का वायर लगा होता है, और ये पूरे सर्किट को कनेक्ट करता है, ये लाइव वायर में जोड़ता है। अभी पढ़ाएंगे चैप्टर 2 में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, लास्ट में पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको पढ़ाएंगे कि आपके घर में जो कनेक्शन आता है वो कैसे कैसे काम करता है, बहुत बढ़िया बताएंगे कि कैसे आपके घर में एक 5 एम्पियर वाला प्लग होता है, एक 15 एम्पियर वाला प्लग होता है, AC को 30 एम्पियर का चाहिए तो उसको 30 का व्यवस्था देते हैं, तो सब पढ़ाएंगे आपको। अभी देखिए लाइव वायर में करंट होता है, ठीक है ना, न्यूट्रल में करंट नहीं होता, एक होता है अर्थ वायर, बेसिक पता होगा आप लोगों को।
तो ये जो है ना पतला सा, इसको बोलते हैं फ्यूज़ वायर। तो आप देखा हो जो कॉपर का तार नहीं होता है, कोई ऐसे लेते होंगे, तो उसको ऐसे जब ऐसे खींचते हैं, ऐसे कैंची से या 10 से निकालते हैं, तो वहाँ देखेंगे उसमें 15-20 गो ऐसे तार निकलता है, उसमें से एक को पकड़ लो, कोई भी एक को इतना काट लो, वही होता है फ्यूज़ वायर, इतना सा हो जाता होता है ना। तो फ्यूज़ वायर जो इसमें लगा देते हैं वो काफ़ी कम मेल्टिंग पॉइंट का होता है। तो मान लीजिए इस फ्यूज़ पे वायर पे लिखा है 5 एम्पियर का फ्यूज़ पे लिखा होता है 5 एम्पियर 10 एम्पियर। तो 5 एम्पियर का फ्यूज़ का क्या मतलब होता है, बच्चा लिख लेता है 5 एम्पियर, उसका मतलब तो समझो। तो 5 एम्पियर के फ्यूज़ का मतलब होता है कि 5 एम्पियर करंट से बनने वाले हीट से वो पिघल जाएगा। 5 एम्पियर करंट से बनने वाले हीट से वो पिघलेगा। मतलब जब तक 5 एम्पियर करंट है तब तक वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। जैसे ही करंट 5 एम्पियर से बढ़ा वैसे ही क्या होगा, ये वायर बोलेगा हम तो पिघल गए। हाँ, जैसे ही ये पिघला तो ये टूट गया, और टूट गया तो कनेक्शन टूट गया, फ्यूज का वायर टूट गया, घर में करंट आना बंद हो गया। लेकिन हाई करंट से आपका एसी, फ्रिज, मोबाइल का चार्जर रे सब बच गया। ये बस ये 2 रुपया का फ्यूज चला गया, क्या दिक्कत है, दोबारा से खोल के ऐसे तार जोड़ के लगा दो, खुद मत करना, बता रहे हैं ऐसे ही। तो इसको तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस। अब 5 एम्पियर का फ्यूज लगाओगे 5 एम्पियर वाले प्लग में, 10 एम्पियर वाला फ्यूज लगाओगे 10 एम्पियर वाला प्लग में, तो अलग अलग एम्पियर वाला जो है अलग अलग में होता है। तो ये हो गया 3 डिवाइस जो कि आपके हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। तो आज हम यहीं तक लेक्चर को रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, और चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पावर, उसको स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ घर में जो बिजली बिल निकालते हो ना, कितना पैसा लगता है महीने में, कितना एसी चलाओगे, फ्रिज चलाओगे, तो उसका जो पैसा लगेगा ना, तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अगले क्लास में ही करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से।